प्रदेश में 25 सितंबर से लागू होगी दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक के बाद किया ऐलान। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 2100 रुपए की राशि। मुख्यमंत्री का मान सरकार पर निशाना, कहा पंजाब की बहनों को आम आदमी पार्टी पर नहीं है भरोसा। अब हरियाणा मॉडल की ओर देख रही जनता, कांग्रेस की गारंटी चीनी सामान जैसी। चंडीगढ़ में हुआ राज्यों के मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन कौशल मंथन। ITI अपग्रेडेशन और COE बनाने पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा स्किल इंडिया मिशन को मिलेगी नई दिशा। मुरथल के PM श्री स्कूल की शिक्षिका सुनीता ढुल को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में करेंगे सम्मानित। पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रदेश की एकमात्र शिक्षिका। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र के एक और वायदे को पूरा करते हुए महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को लागू करने का फैसला लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आगामी जयंती यानी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 21 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 25 सितंबर 2025 को 23 साल या उससे ज्यादा की आयु की सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदका या विवाहिक आवेदका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना जरूरी होगा। योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि एक परिवार में पात्र 3 महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आगामी दिनों में योजना की गजट नोटिफिकेशन के साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा जिस पर पात्र महिला अपना पंजीकरण करेगी। हर संभावित पात्र महिला को SMS भी जाएगा कि इस योजना के लिए आप पात्र हैं। ऐप पर आवेदन करें। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब की बहनों को अब आम आदमी पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं रहा और वहां की जनता कल्याणकारी योजनाओं के लिए हरियाणा की ओर उम्मीद से देख रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पहले कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को खोखला किया, उसी राह पर अब आम आदमी पार्टी भी चल रही है और चुनाव में महिलाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पंजाब की जनता ने अब मन बना लिया है और यह भली भांति समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में देश भर में जन कल्याण के ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। इसके विपरीत पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार इच्छा शक्ति, नियत और नीति तीनों ही स्तर पर विफल साबित हुई है। अब आम आदमी की सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं उनको रहा। वे तो झूठ बोलते हैं। अगर इलेक्शन के 1 महीना पहले विधानसभा 70 बुलाएगा और घोषणा करते भी हमने कर दिया। भाई 5 साल तुमने वायदा जो किया था उसके अंदर तो कुछ भी नहीं किया। हरियाणा की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ ये सुविधाएं मिल रही, यहाँ क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वहां लगातार बात होती रही। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने पंजाब को खोखला किया। अब कांग्रेस से भी बड़ा सजबाग दिखाने वाला पहुंच गया, उसने तो जब कवाली कर दिया।
उसने तो ऐसे वादे कर दिया, रिजल्ट जीरो। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया कि भाई क्या मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, ऐतिहासिक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति की कमी है, इनकी नीयत की कमी है, इनकी नीति की कमी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अपने संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र लाकर चुनाव में जनता को गुमराह करती है, लेकिन सत्ता में आती उसे भूल जाती है और कूड़ेदान में फेंक देती है। कांग्रेस के नेता कहते कुछ है और करते कुछ और है। यही स्थिति पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी है। वहां पर भी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया। और हमारा संकल्प है कि हम अपने संकल्पों को लगातार पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर के आती है और जब वो घोषणा पत्र लेकर के आती है, कुर्सी पर बैठते ही उसको भूल जाती है, उसको डस्टबिन में गिर देती है। उसका परिणाम है कि ये लोग बोलते तो कुछ हैं, करते कुछ और हैं, सजेबाज तो दिखाते हैं, परंतु रिजल्ट जीरो, कुछ भी नहीं है। सेम पोजीशन आम आदमी सरकार की पंजाब में है। कांग्रेस तो चलो करती थी, परंतु वो भी उसी के डर्रे पे चल रहा। वहां पर वादा किया गया था कि महिलाओं को हम सहायता करेंगे, सरकार का साल भी नहीं रहा। 3 महीने पहले चुनाव आने वाले हैं, फिर सजबाग दिखा देगा। लाडो लक्ष्मी योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि ये योजना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को ना तो हिमाचल लागू कर सका और न ही पंजाब। पहली बार भी हरियाणा मुख्यमंत्री 5,000 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के लिए लेकर आए हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की हमने आज शुरुआत की और वो एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो बहनों के हाथ में हर महीने 21 और रुपये रसोई के योगदान के लिए जाएंगे। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के सभी साथियों का, जिन्होंने इतनी महत्वाकांक्षी योजना को इम्प्लीमेंट किया। इसमें जो 23 साल से लेकर इनकी आयु है बहनों की और 60 साल तक की आयु की बहनें अपने आप को एप्लीकेंट या इसके लिए पात्र मान सकती हैं और जिनकी वार्षिक आय परिवार की 1 लाख रुपए से कम है और जिनके परिवार 15 साल से या 15 साल से ज़्यादा हरियाणा के निवासी हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए और उन परिवारों के लिए इस योजना का हम लाभ देंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से आज चंडीगढ़ में राज्यों के मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन कौशल मंथन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 60,000 करोड़ के ITI के अपग्रेडेशन की राष्ट्रीय योजना और राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर आधारित रहा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने की। इस सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल समेत उत्तर भारत के राज्यों से आए मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि यह स्किल इंडिया मिशन को एक नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि ITI को अपग्रेड करने और नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने से युवाओं को उद्योग के हिसाब से आधुनिक ट्रेनिंग उपलब्ध होगी और उन्हें रोजगार के बेहतर मौके मिल सकेंगे। उन्होंने साफ किया कि इसके लिए केंद्र से कोष उपलब्ध करवाया जाएगा और राज्यों को इसे लागू करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। यह एक मांग आधारित योजना होगी जो निजी भागीदारों के साथ चलेगी। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक कौशल अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाएगा। इस दौरान उन्होंने भारत को कौशल और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए युवाओं से आगे आकर अपने हुनर का सही इस्तेमाल करने को कहा। सेंटर के साथ साथ इंडस्ट्री और स्टेट्स तीनों ही स्टेक होल्डर और जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, सभी इकोसिस्टम को साथ लेकर हमें चलना चाहिए। तो 60,000 करोड़ की ITI अपग्रेड स्कीम, अगर उसे हमें उसका क्रियान्वयन करना है तो उसमें स्टेट्स को बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर की मैपिंग करें। कौन सी संभावित इंडस्ट्री है जो उसमें स्टेक होल्डर बन सकती है, उसमें रुचि रखती है, जो उसमें इन्वेस्ट करेगी, CSR देगी, उसको आइडेंटिफाई उनको भी करना है, हम भी उसमें उनकी मददगार रहेंगे। एक हर क्लस्टर पे एक ढांचा बनाना है, 5 साल के लिए उसका क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्या नजरिया है,
कैसे हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिले। हमारे पास अगर स्किल वर्कफोर्स है, हुनरमंद युवा होगा तो निश्चित तौर पे देश प्रदेश हमारे तेज गति से आगे बढ़ेंगे, समाज में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मीनिंगफुल ट्रेनिंग देना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा को आत्मसात करके उनके दिखाए गए रास्ते पर चल रही है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला स्थित गुरुद्वारा श्री नाडा साहब में शीश नवाने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि साल 1984 में हुए दंगों के दौरान हरियाणा में जिन सिख परिवारों ने अपने मुखिया को खोया है, उनके पीड़ित परिवार के एक सदस्य को यथोचित नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन दंगों में बड़ी तादाद में सिख परिवारों पर हमले हुए, जिनमें जान माल की भारी क्षति हुई। तत्कालीन सरकार ने इन दंगों की फाइलों को दबा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन फाइलों को निकलवा कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। ये इतना बड़ा जो एक टारगेटेड तरीके से नरसंहार हुआ था और उसकी फाइलें भी दबा दी गई थी, फाइल भी दब गई थी। आदरणीय मोदी जी उस फाइल को निकाल करके जो दोषी व्यक्ति है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और जो 84 दंगों की वो हमारे पीड़ित लोग हैं, उन सब के लिए हमने हरियाणा में भी जो ऐसे परिवार हैं जिनके बिजनेस खराब हुए हैं या जिनके परिवार से मुखिया कमाने वाला था वही चला गया और परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, तो हमने निर्णय किया है कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य को परिवार सर्वसम्मत डीसी को एक एप्लीकेशन देंगे और एक परिवार को हम यथोचित नौकरी देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष ने विधानसभा में जो भी मुद्दे उठाए उनका उचित जवाब दिया गया। विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में दशकों तक सत्ता में रही, उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार, घोटाले और अव्यवस्था का आलम रहा, जिसका दुष्परिणाम प्रदेश की पूरी जनता को भुगतना पड़ा। विधानसभा का सत्र समापन हुआ है। लगातार उधर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विज ने कहा कि चोर मचाए शोर की तर्ज पर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। देश की दो पार्टियां जिनके अपने दामन पर भ्रष्टाचार के, चोरी के, घोटालों के अनेकों आरोप हैं, वो वोट चोरी का मुद्दा बनाकर यात्राएं निकाल रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया कि चोर मचाए शोर। देश आज़ाद हुआ था 1947 में, कांग्रेस ने सत्ता संभाली। अभी लोग आज़ादी के जश्न में झूम ही रहे थे कि 1948 में इन्होंने जीप घोटाला कर दिया। 2000 जीपें खरीदी गई थी, उसका घोटाला हुआ। फिर बोफर्स घोटाला कर दिया। यहां तक कि कारगिल की विधवाओं के लिए जो महाराष्ट्र में सोसाइटी बनाई गई उसमें भी घोटाला कर दिया। ईडी की ओर से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर की गई कार्रवाई पर भी विज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आप और कांग्रेस का एजेंडा देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है। विज ने यह भी कहा कि इन दोनों पार्टियों को लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की कोई परवाह नहीं है। चाहे आप पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, इनका एजेंडा है। इन्होंने बैठ के तय कर रखा है कि देश की जितनी भी प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उनको डैमेज करना है। फिर चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो,
या कोई और जो भी ऐसी प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए जो संस्थाएं हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा तानाशाही की है। इनको ऐसी स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं वो इनको पसंद नहीं आती। ये तानाशाही प्रवृत्ति वाली पार्टियां हैं और ये तो चाहती हैं कि देश में तानाशाही होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा बीपीएल सूची से नाम काटे जाने पर लगाए आरोपों को विज ने खारिज किया। वहीं उन्होंने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में गैंगस्टर्स के महिमा मंडन पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए, न कि अपराधियों को। गैंगस्टर्स का महिमा मंडन सभ्य समाज के खिलाफ है। ये दीपेंद्र हुड्डा जी या भूपेंद्र हुड्डा जी, ये इनकी कौन सी एजेंसियां हैं, कौन इनको खबरें देते हैं, कहाँ से ये खबरें लाते हैं, कहाँ से आंकड़े लाते हैं, ये तो देख के ही पता लगेगा कि कब बने थे वो और कब कटे हैं और क्यों कटे हैं। उन्हें लोगों के कब बने थे, कब कटे थे, वो जब तक इंडिविजुअल केसेस ना देख लें उसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर कोई गलत आंकड़े दिए थे तो इनको हाउस के अंदर कहने चाहिए थे, बाहर आके कहने का इनको कोई अधिकार नहीं है। हाउस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो चीज़ कही गई है। इनेलो प्रमुख चौधरी अम्बेह सिंह चौटाला ने फतेहाबाद, रतिया और टोहाना विधानसभा क्षेत्रों में हल्का स्तरीय बैठकों और कार्यकर्ता सम्मेलनों का दौरा किया, जिसमें महिला प्रदेश प्रभारी और इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी मौजूद रहे। इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं से 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित सम्मान दिवस रैली में ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचने की अपील की। अभय चौटाला ने मंच से प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर हरियाणा विकास करता है तो 3.5 लाख करोड़ का कर्ज ना होता, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर ना बढ़ती, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और सरकार के संरक्षण में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का सबसे बड़ा वोट चोर करार देते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने उचाना में आजाद प्रत्याशियों को खड़ा कर करीब 60,000 वोटों की चोरी करवाई। चरम सीमा पे नंबर 1 पे है। कानून व्यवस्था की हालत ऐसी है, 550 से 532 लोगों को पिछले साल मौत के घाट उतार दिया और मुख्यमंत्री कहता है कि इनकी कोई ज्यादा संख्या नहीं है। अगर प्रदेश विकास की तरफ बढ़ता है, अगर कोई विकास होता तो कर्जा नहीं लेना पड़ता। आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, इसलिए प्रदेश को बर्बाद कर दिया। नशे के कारोबार करने वाले लोग जो हैं वो सरकार के संरक्षण में है, सरकार उनकी मदद करती है। ये बात मैंने विधानसभा में रिकॉर्ड पे ला करके बताई थी, फोटो साथ लगा करके दिखाई थी। यहाँ से चुनाव मैंने लड़ा, इसलिए मैं इस बात की भी जिम्मेवारी लेती हूँ जो हमारे सोनीपत के मुरथल अड्डा स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की भूगोल और सामाजिक विज्ञान विषय की शिक्षिका सुनीता ढुल को इस साल के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। हरियाणा से यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सुनीता ढुल एकमात्र अध्यापिका हैं जिन्हें आने वाली 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। 2014 से वे लगातार एग्जीबिशन, एजुकेशनल टूर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती रही हैं, जिससे पढ़ाई और बच्चों के लिए अनुभव और सीख दोनों बन गई। सुनीता ढुल ने शिक्षा को और भी जीवंत बनाने के लिए स्टेट रिसोर्स ग्रुप और FLN रिसोर्स ग्रुप में भी काम किया है। पूरे हरियाणा से मुझे अकेले को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और मुझे 5 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्राइज मिलेगा। उसके लिए सर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और बहुत एक्साइटेड महसूस कर रही हूँ। ये अवार्ड मेरे लिए केवल एक अवार्ड नहीं है बल्कि एक उत्तरदायित्व है, ताकि मैं समाज की दिशा और दशा को चेंज करने के लिए शिक्षण के क्षेत्र में नई उपलब्धियों तक जा सकूं और बच्चों में शिक्षा के प्रति अलग जगा सकूं। मैं यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सरकार इस प्रकार की स्कीम ला रही है और उनके नेतृत्व में सरकार शिक्षा और अनेक क्षेत्रों में काफी कार्य कर रहा है, जिसमें शिक्षा एक अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर कोई देश शिक्षित है तो वो देश विकास की नई सीढ़ियों पर, ऊंचाइयों पर नेचुरल है कि वो जाएगा।
हमें सुनीता मैम जियोग्राफी पढ़ाती है और उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिससे हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से सब कुछ समझ आ जाता है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं आगे भी कॉलेज में जियोग्राफी सब्जेक्ट से ही आगे की पढ़ाई करूँगी। सुनीता मैम ने मेरी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की है, मेरी पारिवारिक समस्याओं में भी उनका योगदान रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे विद्यालय से श्रीमती सुनीता ढुल का राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2025 के लिए चयन हुआ है। हम इस अवार्ड को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इससे हम सभी जो टीचर्स हैं, यहाँ पर जितने टीचर्स काम करते हैं, वो बहुत प्रेरणा मिली हमें। हम उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि हम उनके जैसे ऑलराउंडर टीचर बने। जैसे उन्होंने बुलंदियाँ साबित करी अपनी, वैसे उन्हीं बुलंदियों को हम भी छूने का प्रयास करेंगे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 अंबाला छावनी में आज केंद्रीय विद्यालय संगठन और राष्ट्रीय एकता पर्व के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव की संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर अंबाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर और विशिष्ट अतिथि केवीएस गुरुग्राम संभाग के उपायुक्त वरुण मित्र उपस्थित रहे। इस मौके पर निर्णायक मंडल में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों से आए विशिष्ट शिक्षाविद और कला विशेषज्ञ भी सम्मिलित हुए। यह उत्सव विद्यार्थियों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर ही नहीं देता, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक बंधुत्व का सजीव संदेश भी देता है। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि पूरा भारत एक है और एक है तो इसलिए श्रेष्ठ है। विद्यार्थी कल का भविष्य, इसलिए हमें अपने बच्चों और विद्यार्थियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पैदा करनी है, ताकि हम आगे भी एक रहकर अपने भारत को और आगे ले जा सकें। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि वरुण मित्र ने भी उपस्थित विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि कला और संस्कृति बच्चों के व्यक्तित्व विकास की नींव है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और नई दिशा देते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने जो युवा पीढ़ी है, जो आज के बच्चे हैं, कल हमारा नेतृत्व संभालेंगे, उनको पूरे देश में जो हमारी डाइवर्सिटी है, हमारा जो डिफरेंट कल्चर है, भाषा है, तौर तरीके है, संस्कृति है, उसके बारे में सीखने का और दूसरों को दिखाने का मौका दिया जा रहा है। मैसेज बहुत क्लियर है कि भारत एक है, चाहे आप असम से लेके तमिलनाडु, कश्मीर या दिल्ली तक, सभी पूरा भारत एक है, सभी भारतीय एक समान है। और चूंकि एक है इसलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ बनने की एक बहुत महत्वपूर्ण जो शुरुआत है वो एक होने से, यूनिटी से ही हमारा है। इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी विभिन्न संस्कृतियां हैं, हमारी विभिन्न बोलियां हैं, हमारा खान पान है, हमारे जो अलग अलग तरह के हमारे देश में डांस फॉर्म्स हैं, म्यूजिक है, वो सब बच्चे हमारे देश के उसको जान पाए। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति की जहां उपायुक्त ने सराहना की, वहीं विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने बताया कि आज उन्हें आकर यहां अच्छा लगा। उन्हें देश की संस्कृति को जानने का मौका मिला और अपनी संस्कृति और लोगों को बताने का मौका मिला है। हमारे साथ बहुत बच्चों के बेनिफिट है सर, जिसमें जो साउथ के बच्चे वो नॉर्थ के बारे में सीखते हैं, जो नॉर्थ के बच्चे वो साउथ के बारे में सीखते हैं, और सर इससे हमारे जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होता है। तो सर ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत है प्रोग्राम, जिसे हम केरला स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका कल्चर वगैरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें उनका कल्चर ट्रेडिशनल सीखने को मिल रहा है, वहाँ क्या क्या काम किए जाते हैं, कैसा ट्रेडिशन है, ये सभी हमें देखने को मिल रहा है। सर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर सर हमने पढ़ाया है केरला स्टेट के बारे में। हमने बताया सर ये केरला की ज्वेलरी है, सर अम्ब्रेला पेंटिंग्स बनाई हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, स्टोन आर्ट बनाई है, वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए सर बैग्स पे, हैंड बैग्स पे हमने वहाँ के गॉड गॉडेसेस की पेंटिंग्स बनाई हैं, ताकि वहाँ का दर्शा सके केरला का कल्चर। करनाल के रहने वाले कौटिल्य पंडित, जिन्हें भारत का गूगल बॉय भी कहा जाता है, अब अपनी प्रतिभा का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। महज 17 साल की उम्र में कौटिल्य इंग्लैंड के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करेंगे। उन्हें इसके लिए 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। कौटिल्य ने मात्र 5 साल की उम्र में दुनिया भर के देशों की राजधानी, करेंसी, जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी याद कर ली थी। यही कारण है कि लोग उन्हें गूगल बॉय कहने लगे। उनकी ज्ञान प्रतिभा इतनी प्रभावशाली रही कि वे अमिताभ बच्चन के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में भी आमंत्रित किए गए। कौटिल्य ने खुशी जताते हुए कहा कि मैं बेहद उत्साहित हूं कि मुझे विश्व की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। भौतिक विज्ञान हमेशा से मेरा पसंदीदा विषय रहा है और मैं भविष्य में इसी क्षेत्र में रिसर्च करना चाहता हूं।
और ऑक्सफोर्ड अपने आप में एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है और एक ज्ञान का मंदिर आप कह सकते हैं, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई एम रेडी एंड एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज दैट आई विल बी सीइंग, और मैं इतना ही कहूँगा दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एक नई जगह जाना होता है तो बहुत खुशी है। जिसने IIT का जो एडवांस है वो भी क्वालिफाई किया था, लेकिन कौटिल्य की इच्छा थी कि मैं जो सर्वश्रेष्ठ विश्व के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे पढ़ूँ। हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए चल रहे महाअभियान में हरियाणा NCB को सफलता हाथ लगी। हरियाणा स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फरीदाबाद यूनिट ने नूह में एक मेडिकल स्टोर के आड़ में चल रहे ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध नशीली दवाइयां 24 बोतल कोडिन सिरप बरामद हुई। यह कार्रवाई ब्यूरो के महानिदेशक OP सिंह के दिशा निर्देशों के तहत की गई, जिनका लक्ष्य प्रदेश भर में नशा तस्करों की कमर तोड़ना है। OP सिंह के मार्गदर्शन में NCB की 11 इकाइयां काम कर रही हैं, जो कि एक पलवल फरीदाबाद और मेवात का यूनिट है फरीदाबाद के नाम पर। जो कल मुखबिर खाते पे हमें सूचना मिली थी, तो इकबाल नाम का व्यक्ति गेरडी मोड़ पर गेरडी खुर्द का रहने वाला है, जो कि अवैध रूप से नशीली जो कि वो कोविड बोतल बरामद रही है, जो कि विशेष को भाग लेकर उसके तहत रैकेट की गई, जो कि 22 CND। फतेहाबाद में घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदी उफान पर है और आसपास के गांवों में पानी भरने लगा है। इस हालात को देखकर ग्रामीणों में चिंता है। गांववासी हैप्पी सिंह और गुरजीत सिंह ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से घग्गर का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हालात खराब हैं। कुछ गांवों में तो बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। पानी खेतों में घुसने लगा है और उन्हें डर है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो पंजाब जैसा हाल यहां हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 2023 और 2010 में भी बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा था और फिर वही स्थिति बन रही है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि तुरंत पुख्ता इंतजाम करे ताकि फसलें और गाँव सुरक्षित रह सकें। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण घग्गर का पानी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है और लगभग उफान की तरफ है, जो जैसे कि पंजाब में काफ़ी जगहों पर काफ़ी नुकसान कर चुका है। और हम नहीं चाहते कि हमारी खेतों में भी ये बाहर निकले और हमारी पिछली तरह की तरह फसलें बर्बाद हों। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी इस पर कोई गौर करे और ताकि हमें बाढ़ से बचाया जा सके और हमारी फसलों को बचाया जा सके। जलस्तर कल तो लैके घग्गर नदी ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग कल ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਰਾਵੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਬਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इन दिनों हाजिरी को लेकर खासे परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह लागू की जा रही है जियो फेंसिंग, और इसे लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया, क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को जियो फेंसिंग ऐप अपने मोबाइल में डाउन करना होगा। जहां भी कर्मचारी होगा उसे वहीं पर अपनी हाजिरी लगानी होगी, जिसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग की 10 यूनियन से जुड़े 20 अधिकारियों कर्मचारियों ने इस विरोध को शुरू कर 1 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी। पूरे हरियाणा भर में इसका विरोध किया जा रहा है। हड़ताल करने वालों ने बताया कि करीब 10 यूनियन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं। हर यूनियन से 2 लोग भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल से साइबर ठगी समेत कई प्रकार का खतरा रहता है और जियो फेंसिंग ऐप से उनकी निजता पर हमला होगा। अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो कोई ठोस निर्णय लेने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मजबूर होंगे। जिसमें हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट के जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कर्मचारी और जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, उसके एसोसिएशन के जो प्रधान और सचिव होते हैं वो आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इस हड़ताल के लिए हमने पहले विज्ञापन सरकार को समय समय पे दिए हैं। ये जो हमारा विरोध है जियो फेंसिंग के विरोध में, सरकार के द्वारा एक ऐप लाई जा रही है, जो हमारे पर्सनल फोनों में हमें डालने के लिए बोला जा रहा है कि आप इसे पर्सनल फोनों में डालिए और इससे आप अपनी अटेंडेंस की मार्किंग कीजिए।
जैसे कि आप सब पहले से जानते हैं कि हम लोग पहले ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रहे हैं, जिसमें हमें खुद फिजिकली प्रेजेंट होकर बायोमेट्रिक देते हैं, जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इस चीज़ का कोई मंशा समझ में नहीं आती कि हमारे प्राइवेसी का हनन क्यों किया जा रहा है, कि हमारे फ़ोन में डाला जा रहा है। जियो फेंसिंग के विरोध में भिवानी में भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उतरे हुए हैं और वे सरकार के इस फैसले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते आज स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न 10 संगठनों से जुड़े 2-2 कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल रख अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित ऐप है, जिससे उनका पर्सनल डाटा भी शो हो जाता है और मिसयूज होने का भय रहता है, जिसके चलते इसे रद्द किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।